Good morning, students. In the last class, we have started a new chapter in your class 11th economics, microeconomics, that is chapter 10, main market forms. Okay, so in this, we have studied the introduction of the market forms, what is the meaning of the market, what are the different elements of a market, in which we have studied there are 4 elements of a market, that is area, buyer and seller, product and a competition. Okay, in the form of market structure, the structure of market is determined by the 4 factor, that is number of buyer and sellers, nature of the commodity, mobility of goods and factor of production and price determination. Okay, so on the basis of this we can identify the basically the structure of market, which kind of market is prevailed in the any area. Okay, so form of structure of market structure are divided into 2, perfect competition and the imperfect competition. So imperfect competition, there are 3 types, that is monopoly, monopolistic competition and the oligopoly. So accordingly, in an economy there are 4 market forms of market. First one is perfect competition, second one is monopoly, third one is monopolistic and fourth one is oligopoly. Okay, so in the last class we have also started the what is perfect competition, as well as we have also studied the what is the meaning of the perfect competition. So perfect competition is a market situation where there are large number of buyers and sellers are there of the homogeneous product. ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर्स होते हैं ऑफ द होमोजीनियस प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट होता है, जिस प्रोडक्ट के साथ वो लोग डील करते हैं, कोई भी कमोडिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एज वेल एज दे कैन सप्लाई, वो कैसा प्रोडक्ट है, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स दे ऑल प्रोडक्ट आर द सेम, मीन्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट. अगर कोई टेक्सटाइल का कर रहा है, मीन्स कॉटन का कर रहा है, क्लोथ का कर रहा है, तो वो सब उस इंडस्ट्रीज़ में क्या करेंगे, उस फॉर्म में क्या करेंगे, सारे ही आपके क्लोथ का ही करेंगे. ठीक है, उनका हम किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन. सो इन दिस a firm is a price taker and cannot influence the price of the commodity. ओके, जो भी फर्म्स होते हैं तो फर्म क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, प्राइस को टेक करता है, बट द प्राइस इज़ डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज़. ओके, इंडस्ट्री डिटरमाइन करती हैं कि किसी भी कमोडिटी का कितना प्राइस होगा. तो इन परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्रीज़ आर दी प्राइस मेकर, वो प्राइस को मेक करती हैं, और फर्म इज़ जस्ट अ प्राइस टेकर. फर्म क्या होती है, वो प्राइस टेक करती है. जो भी इंडस्ट्री डिसाइड कर देगी कोई भी कमोडिटी का 10 प्राइस है, 20 प्राइस है, 30 प्राइस है, सो द ऑल द फर्म शुड अडॉप्ट दैट प्राइस. ठीक है, जो सारे फर्म्स हैं वो क्या करेंगे, उस प्राइस को अडॉप्ट करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और सारे फर्म का क्या होगा, सेम प्राइस होगा. इट डजंट मीन कि अगर कोई भी हैंकरचिफ क्या है, कोई भी हैंकी या रुमाल 10 रुपीज़ की मिल रही है उसी प्रोडक्ट, तो वो दूसरी जगह भी जाने पे वो 10 की ही, जहाँ पे भी जाएंगे वो 10 की ही मिलेगी. ओके, प्राइस विल नॉट चेंज. सो वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फीचर्स ऑफ द और assumptions of the perfect competition. Okay, so let's start. Large number of buyer and sellers. So there are large number of buyer and sellers but have no effect on price. It means that no single buyer or seller can affect the price by changing his demand or supply, as they all contribute very small proportion to the entire market. Okay, जो बायर और सेलर होते हैं क्या है, वो लार्ज नंबर में होते हैं. सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स बट हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस. ओके, बहुत लार्ज नंबर में बायर और सेलर्स होते हैं, बट प्राइस पे उनका कोई भी अफेक्ट
इफ़ेक्ट नहीं होता है। इट मीन्स दैट नो सिंगल बायर और सेलर कैन अफेक्ट द प्राइस बाई चेंजिंग हिज डिमांड और सप्लाई। इसका ये मतलब है कि कोई भी सिंगल बायर है या कोई भी सेलर है वो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है बाई चेंजिंग हिज डिमांड एंड सप्लाई। वो डिमांड और सप्लाई मीन्स अगर कोई बायर है वो अपनी डिमांड में चेंज करके और जो सेलर है वो अपनी सप्लाई में चेंज करके प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, एज दे ऑल आर कंट्रीब्यूट वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन टू द इंटायर मार्केट। ठीक है, बिकॉज वो क्या करते हैं, बहुत स्मॉल मार्केट में बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में ही वो लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, सो विथड्रॉल बाय सम ऑफ द बायर एंड सेलर विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, अगर कोई भी बायर और सेलर मार्केट से विथड्रॉ कर जाएंगे, मीन्स सेलर क्या है, जो पहले सेलर कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे थे पहले 10 थे, अब अगर वो 8 हो गए, ओके, और अगर पहले कस्टमर क्या थे उसी कमोडिटी के 10 थे, अब वो डिक्लाइन होकर 7 हो गए या 8 हो गए, तो इनका विथड्रॉल बायर और सेलर का वो कोई भी कमोडिटी की प्राइस को अफेक्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो जितनी भी प्राइस हो, वॉट एवर द प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट, द withdrawal of some buyer and seller will not affect the price of the commodity। वो प्राइस कोई भी कमोडिटी की प्राइस को क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, so it will not affect the price of the commodity। Now see the implication of it। The prevailing market price is the one which set through the interaction of market demand and market supply forces for which all the seller and all the buyer together are responsible। One single seller has no option but to sell what it produces at this market price, determined price। This position of an individual firm in the total market is referred to as price taker। This is unique feature of a perfectly competitive market। Similarly, the large number of buyers also have the same implication। A single buyer shares in the total market demand is so insignificant that the buyer cannot influence the market price on his own by changing his demand। To sum up, the feature large number indicates ineffectiveness of a single seller or a single buyer in influencing the prevailing market price on its own, rendering him simply a price taker। Okay, so the prevailing market is a price which was set through the interaction of market demand and market supply forces। जो भी मार्केट में जो भी प्राइस प्रिवेल करी है, मीन्स कोई भी कमोडिटी की प्राइस 10 है और 20, ओके, विच वॉज सेट थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई फोर्सेस। ठीक है, ये किसके थ्रू हो रही है कि जो भी मार्केट का डिमांड है और जो भी मार्केट की सप्लाई है, उन सारे का इंट्रैक्शन होने की वजह से जो प्राइस डिटरमाइन हो रही है वही कमोडिटी की प्राइस मार्केट में प्रिवेल कर रही है, फॉर विच ऑल द सेलर एंड ऑल द बायर टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल। उसके लिए क्या है, हम यही नहीं कह सकते कि बस उसके लिए सेलर ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दे हैव ओनली द अथॉरिटी टू determine the price of the commodity। No, we are not saying like that। All the seller as well as the buyer, totally they all are together responsible for the whatever the price prevailing in the market। okay, तो जो भी buyer हैं as well as जो seller हैं वो दोनों ही responsible हैं कि commodity की price कितनी होगी। One single seller has no option but to sell what it produced at this market determined price। okay, कोई भी अगर सिंगल सेलर है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को मैनिपुलेट कर ले, ओके, बट टू सेल व्हाट इज प्रोड्यूसर्स एट दिस मार्केट डिटरमाइंड प्राइस। ओके, इफ़ आई एम अ सिंगल सेलर इन द मार्केट, मतलब वो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं, लार्ज सेलर्स हैं, बट अगर मैं सिंगल सेलर हूँ और मैं चाह रही हूँ कि जो कमोडिटी सब 10 में सोल्ड आउट कर रहे हैं और मैं उसको क्या चाह रही हूँ, मैं उसको 14 में करूँ, तो मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं उसी कमोडिटी को 14 में सोल्ड आउट करूं, बिकॉज आई एम जस्ट अ फर्म ओनली। मैं एक फर्म हूँ
और जो ये प्राइस है 10 रुपीज़, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री जो भी डिटरमाइन करेगी, all the firm should follow that market price. Okay, and that market price is determined by the interaction of both market demand and market supply. Okay, so single seller has no authority to change the any determined price. Okay, so this position of an individual firm, this position of an individual firm in the total market is refers to the price taker. Okay, जो भी ये पोजीशन है इंडिविजुअल फर्म की कि वो क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता है, इट इज़ रेफर्स टू दी प्राइस टेकर. उसको क्या बोलते हैं, प्राइस टेकर, क्योंकि इंडस्ट्रीज आर डिसाइडिंग दी मार्केट प्राइस. सो ऑल दी इंडिविजुअल फर्म हैव टू फॉलो वॉट एवर द प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट. ओके, उनके पास कोई भी अपनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को मैनिपुलेट कर सके. ओके, सो दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. ठीक है, ये एक यूनिक फीचर है किसका, कॉम्पिटिटिव मार्केट का, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का. नेक्स्ट वन इज सिमिलरली द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑल्सो हैज़ द सेम इम्प्लीकेशन. ठीक है, अब we are talking about the large number of seller. Now a large number of buyer also has the same implication. उनके लिए भी same implication है. A single buyer share in total market demand is so insignificant that the buyer cannot influence the market price on his own by changing his demand. Okay, अभी इसमें भी सेम है जैसे लार्ज नंबर ऑफ सेलर में है कि कोई भी एक सिंगल सेलर और सिंगल बायर क्या कर सकता है, किसी भी प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है. ठीक है, क्योंकि अ सिंगल सेलर शेयर्स इन टोटल मार्केट डिमांड इज़ सो इनसिग्निफिकेंट. ठीक है, जो उसका टोटल मार्केट डिमांड में अगर हम बात करेंगे तो उसका जो रोल है एक सिंगल सेलर का, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू कोई भी प्राइस को चेंज नहीं किया जा सकता है. ठीक है, कोई सिंगल सेलर की वहाँ पे कोई भी एक उसके पास राइट नहीं होगी, क्योंकि जो डिटरमाइन होगा वो किसके थ्रू होगा, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई. मीन्स हम टोटलिटी की बात करेंगे, किसी इंडिविजुअल इनकम की, इंडिविजुअल पीपल की बात नहीं करेंगे. इंडिविजुअल डिमांड की और इंडिविजुअल बायर और सिंगल बायर की बात नहीं करेंगे, बिकॉज इन दी परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड large number of sellers as well. Okay, so that the buyer cannot influence the market price on his own by changing his demand. ठीक है, अपनी डिमांड चेंज करके वो क्या कर सकता है, वो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है. ओके, टू सम अप द फीचर लार्ज नंबर इंडिकेट्स इन इफेक्टिवनेस ऑफ अ सिंगल सेलर और अ सिंगल बायर. ठीक है, अगर हम बात करें फीचर लार्ज नंबर, तो यहाँ पे जो भी सिंगल सेलर है और सिंगल बायर है इन इन्फ्लुएंसिंग द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, उनका कोई भी इफ़ेक्टिव रोल नहीं है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर ले ऑन इट्स ओन, अपने वो ओन चेंज कर ले, रेंडरिंग हिम सिंपली अ प्राइस टेकर. उनको क्या एक सिंपली हम लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या है, प्राइस टेकर है. दे आर नॉट अ प्राइस मेकर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ homogeneous product. All the firms sell identical products. This means that the goods produced by each seller possesses identical physical characteristics and are uniform in every way in color, size, shape and quality. No single seller's produced is preferred to that of any other seller because both the product and producer are standardized. Okay, so all in the homogeneous product, all the firms sell identical product. जितने भी सारे फर्म्स हैं वो क्या करेंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को ही सेल करेंगे. आइडेंटिकल मीन्स सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे. दिस मीन्स दैट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईच सेलर पॉसेस आइडेंटिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अगर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है हर सेलर के थ्रू, जितने भी सेलर हैं उसमें क्या है, आइडेंटिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, मतलब
जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं वो भी क्या है, आइडेंटिकल है। उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग अलग हैं, बिकॉज sellers are producing the homogeneous product and are uniform in every way। और ठीक है, वो सारे क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। यूनिफॉर्म मीन्स सेम होंगे इन कलर। कलर में भी अगर कोई प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है रेड कलर का, तो सब क्या करेंगे, रेड कलर का ही प्रोड्यूस करेंगे। कोई अगर प्रोड्यूस कर रहा है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का या इतनी साइज़ का, तो सारे प्रोडक्ट उतनी ही साइज़ के होंगे। अगर उनकी साइज़ में चेंज हो गया, ठीक है, कोई अगर फर्म ने डिसाइड कर दिया कि वो 40 रुपीज़ लेगी कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी सोप का, ओके, फॉर एग्जांपल सोप का। अब एक फर्म क्या करी, वो इतना बड़ा सोप प्रोड्यूस करी। अब दूसरी फर्म क्या करेगी, इतना प्रोडक्ट अगर कर देगी, तो क्या होगा, पीपल विल गो थ्रू दैट अमाउंट ऑफ, कि जिसकी सोप की साइज़ क्या होगी, वो बड़ी होगी, क्योंकि प्राइस तो 40 ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। बट अगर साइज़ में भी चेंज हो गया, तो लोग जो हैं नॉर्मल कंज्यूमर कस्टमर कहाँ जाएंगे, वो लोग उसी ओर प्रेफर करेंगे कि जहाँ पे उनको सेम प्राइस में क्या है, कोई लार्ज प्रोडक्ट मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे, एंड दे आर ऑल्सो यूनिफॉर्म इन एवरी वे, इन कलर, साइज़, शेप अगर ऐसे है तो दूसरे का भी प्रोडक्ट ऐसे ही होगा, ओके। वो ऐसे नहीं हो सकता। सो शेप एंड एज वेल एज क्वालिटी ऑल्सो, क्वालिटी में भी क्या होगा, सेम होगा। नो सिंगल सेलर प्रोडक्ट इज़ प्रेफर्ड टू डैट ऑफ एनी अदर सेलर, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी एक सिंगल सेलर का प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं किया जाएगा। डैट इट डजेंट मीन कि ए क्या कर रहा है, ए और बी दो प्रोड्यूसर है, ओके, बोथ आर प्रोड्यूसिंग द सोप, दे आर प्रोड्यूसिंग द सोप, ओके। ए का सोप का शेप कैसा है, ऐसा है, और दूसरे का शेप कैसा है, सोप का ऐसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्ज़ाम्पल, ऐसा है, ओके। और प्राइस इज़ सेम, प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस इज़ 20, ओके। सो व्हाट डज इट मीन कि कैन यू से दैट द दीज प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल, आपको कहीं से भी आइडेंटिकल लग रहे हैं एक्सेप्ट प्राइस, नहीं। तो अगर ये क्या है, अगर इसकी साइज़ क्या है, छोटी है, और इसकी साइज़ बड़ी है, तो नॉर्मल कोई भी कस्टमर, एज अ कस्टमर हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, एज अ कस्टमर हम लोग इस वाले बी के सोप को प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि 20 रुपीज़ ही देने पे हमें इतना बड़ा क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी क्या है, इसका जो वो है प्रोडक्ट है, इट इज़ इन रेड कलर, और इसका जो प्रोडक्ट है वो है येलो कलर, ओके। तो क्या हुआ, कलर में चेंज हो गया, एज वेल एज साइज़ में चेंज हो गया, शेप में चेंज हो गया, और क्वालिटी में। अब ये बोला जा रहा है कि बी की क्वालिटी जो भी वो उसने ऐड किया है, यूज़ किया है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये कहीं से भी होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है ना। तो हम कोई भी एज अ कस्टमर हम लोग कोई भी कमोडिटी को कैसे देखेंगे, हम ये देखेंगे कि उसकी प्राइस कितनी है, उसमें कौन से जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, 20 रुपीज़ में ही कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो इसके थ्रू हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, परफेक्ट कंपटीशन में जो सारी प्राइस है वो कौन डिसाइड कर रहा है, इंडस्ट्री डिसाइड कर रही है। एज वेल एज होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात करते हैं। होमोजीनियस मीन्स अगर एक का प्रोडक्ट ऐसा है तो दूसरे का भी ऐसा ही होगा, ओके। दे ऑल आर कलर, साइज, शेप, क्वालिटी में सेम ही होगा। तो उससे क्या होगा, नो सिंगल सेलर प्रोडक्ट प्रेफर टू दी अदर। अब इससे क्या होगा कि अगर ये सेम होगा तो कोई भी सिंपल सा बायर क्या है, या कोई भी सेलर का प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं किया जाएगा। इट डजंट मीन कि बी के प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे और ए को इग्नोर कर देंगे, ऐसे तो किसी को भी लॉस होगा। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि कोई भी सिंगल सेलर के प्रोडक्ट को नो बडी विल प्रेफर, दैट्स वाई द प्रोडक्ट इज सेम इन कलर, साइज, शेप एंड क्वालिटी, ओके। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। सो नो सिंगल सेलर, सॉरी, no single seller
product is preferred to that of any other seller because both the product and the producer are standardized. Okay, दोनों जो भी product हैं as well as जो producer हैं वो standardized ही हैं. Standardized means they all are applicable in every area. ठीक है, वो हर एक जगह पे क्या है, सेम ही अप्लाई होंगे. So implication of it, the implication of this feature is that since the buyer treat the product as identical, they are not ready to pay a different price for the product of any one firm. They will pay the same price for the product of all the firm in the country. On the other hand, any attempt by the firm to sell its product at a higher price will fail. To sum up, the homogeneous product features ensures a uniform price for the product of all the firms in the industry. Okay, yes, so the implication of this feature is that since the buyer treat the product as identical. Okay, तो इसका implication यही है कि जो भी buyer है, buyer के सामने क्या है, जो भी product है, they all are identical or resemble, means वो same है, कोई भी उनमें चेंज नहीं है. दे आर नॉट रेडी टू पे अ डिफरेंट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन फर्म. ठीक है, एक ही फर्म के जो प्रोडक्ट हैं उसके लिए कस्टमर डिफरेंट प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं है. दे विल पे द सेम प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री. ओके, तो इसलिए जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर हैं, दे विल पे द सेम प्राइस, वो सेम प्राइस को ही पे करेंगे फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एट ऑफ ऑल दी फर्म्स इन द कंट्री. फॉर दी प्रोडक्ट, वो सारे प्रोडक्ट जो डिफरेंट फर्म्स से क्या है, लिंक्ड हैं और दे आर बिलोंग टू दी वन इंडस्ट्री, क्योंकि वन इंडस्ट्री के डिफरेंट फर्म्स होंगे जो कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे. तो दे विल पे द सेम प्राइस फॉर दी प्रोडक्ट, वो सेम प्राइस ही प्रोडक्ट का पे करेंगे ऑफ ऑल दी फर्म्स इन द इंडस्ट्री, जितनी भी फर्म्स इंडस्ट्री में हैं. सो ऑन दी अदर हैंड, एनी अटेम्प्ट बाय अ फर्म टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस विल फेल. ठीक है, अब कोई क्या कर रहा है, कोई एनी सेलर क्या कर रहा है, वो अगर ये अटेम्प्ट करता है, कोई भी फर्म ये अटेम्प्ट करती है कि वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी किसी भी बायर से, तो वो क्या होगा, दे विल फेल. ठीक है, क्योंकि कोई भी वो वैसे काइंड ऑफ प्रोडक्ट को लेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है जिसमें सब कुछ क्या है, आइडेंटिकल है. दे आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, क्वालिटी एज वेल एज इन प्राइस. ओके, सो टू सम अप, द होमोजीनियस प्रोडक्ट फीचर इंश्योर्स अ यूनिफॉर्म प्राइस फॉर द प्रोडक्ट. ठीक है, हर एक प्राइस का, जो भी हर एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, सेम है ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री. जितने भी इंडस्ट्रीज़ में, जितने भी इंडस्ट्री में फर्म है, सारे फर्म की प्राइस क्या है, सेम है. ओके, नाउ द नेक्स्ट is perfect knowledge. Okay, all the buyers and sellers in the market possess perfect knowledge. Okay, तो क्या करते हैं, both of them know that uniform price prevails for a homogeneous product. Thus, no buyer will offer a price higher than prevailing one and no seller will sell at a price lower than the prevailing price. Accordingly, a single price for the product must prevail in the market. Okay, so all buyer and the seller in the market possesses perfect knowledge. ठीक है, जितने भी buyer and seller है मार्केट में, all the buyers and the seller in the market, they have the perfect knowledge about the product. उन्हें क्या है, जितने भी प्रोडक्ट हैं मार्केट में, उनके पास उनकी परफेक्ट नॉलेज है, मार्केट के बारे में उनके पास परफेक्ट नॉलेज है. बोथ ऑफ देम नो दैट यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल फॉर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट. बोथ ऑफ देम मीन्स द बायर एंड सेलर्स, बोथ आर वेरी वेल नोन द यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट. की मार्केट में क्या है, यूनिफॉर्म प्राइस है फॉर द होमोजीनियस प्रोडक्ट. सारे सेम प्रोडक्ट के लिए प्राइस भी क्या है, सेम है. दस नो बायर विल ऑफर अ प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग वन. ठीक है, अब कोई भी बायर विल ऑफर, नो बायर विल ऑफर अ प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग वन एंड नो सेलर विल सेल एट अ
एट अ प्राइस लोअर देन द प्रिवेलिंग वन, ठीक है। अब कोई भी बायर क्या है कि जो भी मार्केट में प्राइस है अगर 20 है तो वो उससे ज़्यादा पे नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, परफेक्ट नॉलेज है। अब मैं जा रही हूँ मार्केट में, मुझे क्या है, प्रोडक्ट के बारे में पता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, चॉकलेट है, उसकी प्राइस क्या है, 10 है। अब मुझे अगर इसकी प्राइस पता होगी, परफेक्ट नॉलेज है मेरे पास, तो आई विल नॉट पे मोर देन ऑफ 10, ओके। आई विल नॉट पे 12 रुपीज़ की ले लीजिए मेरी ओर से, ऐसा तो मैं नहीं करूँगी ना, ठीक है। तो कोई भी बायर क्या करेगा, जो भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट की प्रिवेलिंग प्राइस है वो उससे ज़्यादा पे नहीं करेगा। एंड नो सेलर विल सेल एनी प्रोडक्ट बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस। और कोई भी सेलर का क्या है, अगर 10 रुपीज़ का है तो कोई भी सेलर उसको 8 रुपीज़ में नहीं सोल्ड आउट करेगा, क्योंकि उसके पास भी क्या है, सेलर के पास भी परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द प्रोडक्ट, ओके। सो अ सिंगल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट विल प्रिवेल इन द मार्केट, ओके। तो एक सिंगल प्राइस ही क्या होगी, मार्केट में प्रिवेल करेगी, ओके। मार्केट में प्राइस कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा कि कोई प्राइस बहुत ज़्यादा है तो कोई प्राइस कम है, प्राइस विल बी आइडेंटिकल इन द मार्केट। So the implication of the perfect knowledge about the product market is that any attempt by any firm to charge a price higher than the prevailing uniform price will fail. The buyer will not pay high price because they have perfect knowledge. There is no ignorance factor operating in the market. As regard the knowledge about the input markets, the implicit assumption is that each firm has an equal access to the technology and inputs used in technology. No firm has any cost advantage. Cost structure of each firm is the same. All the firms have a uniform cost structure. Since there is uniform price, uniform cost in case of all firms, and since profit equals cost less price, all the firms earn uniform profit, okay. So implication of the perfect knowledge about the product market is that any attempt by any firm to charge a price higher than the prevailing price, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म और द परफेक्ट नॉलेज का मेन मोटिव यही है कि अगर जो भी बायर और सेलर को क्या होगा, परफेक्ट नॉलेज होगा, तो कोई भी सेलर और कोई भी फर्म क्या कर सकती है, प्रीवेलिंग प्राइस से जो भी मार्केट में प्राइस प्रिवेल करी है, एग्जिस्ट करी है, उससे ज़्यादा वो बायर से नहीं ले सकती। अगर वो लेगी, दे विल फेल इन दैट सेंस। द बायर विल नॉट पे एनी हाई प्राइस, ठीक है। बायर क्या है, कोई भी हाई प्राइस पे नहीं करेगा बिकॉज दे हैव अ परफेक्ट नॉलेज। उनके पास क्या है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। देयर इज़ नो इग्नोरेंस फैक्टर ऑपरेटिंग इन द मार्केट। कोई भी इग्नोर मीन्स कोई भी चीज़ इग्नोर करने वाली मार्केट में प्रिवेल नहीं करेगी, ऑपरेट नहीं करेगी। एंड एज रिगार्ड दी knowledge about the product, as regard the knowledge about the input product markets, the implicit assumption is that each firm has equal access to the technology, ठीक है। ये नॉलेज ये है मेन कि इनपुट प्रोडक्ट्स, जो भी इनपुट मार्केट में जो भी रॉ मटेरियल, डिफरेंट इनपुट्स जो मार्केट है जहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, द इम्प्लिसिट अजम्पशन इज़ दैट ईच फर्म हैज़ इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। हर फर्म के पास एक इक्वल एक्सेस है टेक्नोलॉजी। मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी भी एक फर्म के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और किसी सेकेंड फर्म के पास बहुत लेस ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इनपुट्स यूज्ड इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो भी इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जो भी एक्सेस है या एसेस है टेक्नोलॉजी की, वो क्या है, फॉर ऑल द फर्म इट इज़ इक्वल। सो नो फर्म हैज़ एनी कॉस्ट एडवांटेज। इससे ये भी नहीं है कि कोई भी फर्म को कॉस्ट एडवांटेज है, मीन्स कि कॉस्ट कम लग रही हो और रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा हो, ऐसी भी कोई चांसेस नहीं है। बिकॉज हर एक के पास क्या है, सेम टेक्नोलॉजी है एज वेल एज दे आर यूजिंग द सेम इनपुट्स। सो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ईच फर्म इज़ द सेम। तो जो भी कॉस्ट जो वो लोग एनकर कर रहे हैं, दे ऑल आर द सेम। ऑल फर्म्स हैव अ यूनिफॉर्म कॉस्ट स्ट्रक्चर। हर एक फर्म के पास क्या है, यूनिफॉर्म कॉस्ट स्ट्रक्चर है, मीन्स सेम कॉस्ट का स्ट्रक्चर है। मीन्स जो फर्म ए कर रही है वही फर्म बी, सी, डी एंड सो ऑन, वो सारे ही सेम प्राइस चार्ज करेंगे। सिंस देयर इज़ यूनिफॉर्म प्राइस एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट इन केस ऑफ ऑल फर्म्स, ठीक है। सारे यूनिफॉर्म प्राइस भी है, यूनिफॉर्म कॉस्ट भी है
all firms, and since profit equals to the equals cost less price, ठीक है, प्रॉफिट क्या है, इक्वल है जहाँ पे कॉस्ट लेस प्राइस है, सो ऑल द फर्म अर्न द यूनिफॉर्म प्रॉफिट. सो ऑल द फर्म विच आर present in the market, they are earning the normal profit or the uniform profit or the same profit. जो A earn कर रहा है अगर वो 50,000 कर रहा है तो B भी 50,000 ही करेगा, तो यूनिफॉर्म प्रॉफिट they will earn. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.